Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in quantitative method revision sessions. हमारे इस रिवीजन सेशन का मकसद बेसिकली अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना कि विद इन 10 डेज हम एक ऐसी प्रेपरेशन कर सकते हैं कि हमारा पेपर पास हो जाए और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और इसी माइंडसेट के साथ आप लोगों ने जाना है एग्जाम देने। अपने अंदर से डर को, फेलियर के किसी किस्म की कोई सोच निकालते हैं और हमेशा इसी सोच के साथ जाएं कि ये आपकी फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है और आपने पेपर पास करके आना है और वहीं पे बैठे हुए ही आपका पेपर पास हो जाएगा। देखिए, रिवीजन सेशन में मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी एक मरतबा सारी कोर्स कंप्लीशन हो चुकी है। आपने फर्स्ट 15 चैप्टर गो थ्रू कर लिए होंगे। आपको आइडिया ज़रूर होगा कि उन 15 चैप्टर्स में क्या कुछ है। अगर आपके कोई एक दो चैप्टर स्किप भी हैं तो कोई ऐसा सच मसले वाली बात नहीं है। हमने जाना है पेपर को पास करने की तरफ। यहाँ पर कोई मेरिट सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा, 100% के लिए ना जाओ। कोई टेंशन की बात नहीं है कि मुझे 2 चैप्टर नहीं आते, मुझे 3 चैप्टर नहीं आते। कितने क्वेश्चन पूछ लेगा उन 3 चैप्टर? सपोज के 3 चैप्टर नहीं आते, कितने क्वेश्चन पूछ लेगा उन 3 चैप्टर्स में से? 5 पूछ लेगा, 6 पूछ लेगा, बस। बाकी तो कर सकते हैं, 10 पूछ ले, बाकी 40 MCQs तो हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। हम क्यों ना उनके ऊपर फोकस कर लें। यहाँ पर मैंने आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाने हैं। इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके से हम लोग रिवीजन को प्लान करके चलेंगे और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक तमाम चैप्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और यही माइंडसेट आपका होना चाहिए। ये बात गलत है जो लोग आपसे कहते हैं कि फाइनेंस और प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने ऐसा कुछ नहीं सोचना और ना ऐसी कोई बात है। मार्केट में अब देखिए, आपका पेपर डिफरेंट है। जो पेपर मुझे आने वाला है ना, वो पेपर आपको नहीं आने। मैं तो अपने पेपर के मुताबिक आपको बात करूंगा ना। हो सकता है मेरे वाला पेपर आपके पास ना आए। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि फाइनेंस में से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी में से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे तो भाई सारे क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए बने हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में हर किस्म का बच्चा आपको मिलेगा। आप किसी एक को भी फॉलो नहीं कर सकते। आपने अगर फॉलो करना है तो सिर्फ एक बात कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 15 तक ईच एंड एवरीथिंग हैज इक्वल इंपॉर्टेंस। आपके लिए फाइनेंस की भी वही इंपॉर्टेंस होनी चाहिए जो लीनियर प्रोग्रामिंग की है। आपके लिए चैप्टर नंबर 7 की वही इंपॉर्टेंस होनी चाहिए जो चैप्टर नंबर 8 की है। क्योंकि जब तक 7 आता हो 8 भी नहीं आता। तो आपके लिए ये चीजें कनेक्टेड हैं। लेकिन हमने इनको सॉल्व कैसे करना है? देखिए भाई, नॉलेज होगा आपके पास, आपको मुबारक हो। हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि हम लोगों ने एग्जाम सेंटर में बैठकर एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करना है और आपने अपने आप को वहीं पे बैठे हुए पास कैसे करना है। बस आपने इस चीज से निकलना है। और जिस तरह से आप लोग पबजी खेलते हो, तो जैसे रेड जोन आता है ना तो आप लोग भागते हो, सेफ जोन की तरफ जाते हो। तो भाई ये फर्स्ट 25 MCQs ये आपका रेड जोन है और आपने इसमें से निकलना है और विद इन टाइम निकलना है और बस 25 MCQs ठीक करके 26 तक जाना है। बस आप सेफ हो, फिर आपके 100 मार्क्स हैं। फिर चाहे 52 पे ही क्यों ना पेपर पास हो, आपके 100 मार्क्स हैं। ये है आपकी अचीव और उस सब के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हो। अब हमने ये देखना है कि हमने इसको अचीव कैसे करना है। भाई क्यों में बेटा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे से हैं, कुछ मतलब चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं। तो हम 10 डेज में 15 चैप्टर्स 1 बाय 1 हम लोग करेंगे सॉल्व। लेकिन छोटे छोटे चैप्टर्स हम लोग एक दिन में 2 करेंगे। लेकिन फाइनेंस के जैसे अब लेंथी कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स काफी सारे हैं, एक डिफिकल्ट सा कंसीडर किया जाता है। तो उसके हर चैप्टर के ऊपर एक एक दिन लगाएंगे हम लोग, ताकि एक अच्छे तरीके से हमारी रिवीजन इस तरह से हो जैसे हमें ये लगे जैसे हमने कोर्स को ये भी पढ़ा है। तो मेरा जो मेथड होगा वो बेटा सिर्फ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की तरफ नहीं होगा कि ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं है। चैप्टर नंबर 1 से ही हम लोग लेके चलेंगे। लेकिन जब भी हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करने लगेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उस चैप्टर के अंदर फार्मूलाज कौन कौन से यूज हों, ताकि आप लोगों की एक रिवीजन हो जाए कि इस चैप्टर में मैक्सिमम ये कॉन्सेप्ट्स हैं और हम लोगों ने ये फार्मूलाज यूज करने हैं इसके अंदर। और फिर मैं आपको लेकर आ जाऊंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ कि अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इनको सॉल्व कैसे करना है।
आप लोगों को आइडिया हो सके कि उन क्वेश्चंस को एग्जाम में बैठे हुए हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए ठीक है फार्मूले की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन आप लोगों की स्मार्ट वर्किंग सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको ये पता हो कि इन केस में फार्मूला भूल भी गया हूं या मुझे नहीं भी आता, तो मैंने ऑल्टरनेटिव वे कैसे यूज करना है, मैंने इसको ठीक कैसे करना है क्वेश्चन को। तो आपके पास जब एग्जाम में आप लोगों को पता है क्यूएम के अंदर इन टोटल 50 एमसीक्यूज हैं और आप लोगों ने 2 आवर्स में कंप्लीट करने हैं, फर्स्ट राउंड लगाएं और आप लोगों ने इजी क्वेश्चन ढूंढने हैं। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन आपके सामने था, आपको लगा कि नहीं ये थोड़ा टफ टाइम देगा मुझे, या आपको लगा ये एक ऐसे चैप्टर में से है जो मेरा थोड़ा सा वीक है, विद इन 2 सेकेंड ये डिसीजन लेना है एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपने उसको स्किप कर दिया। आपका पहला राउंड बिल्कुल ऐसा ही हो। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये तो बस मैं कैलकुलेटर पे पुट करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, इसके ऊपर तो मैं ऑल्टरनेटिव वे यूज कर सकता हूँ, उसको सॉल्व करते जाना है। जैसे ही आप लोग एट द एंड पहुंचेंगे और आपका क्वेश्चन नंबर 50 होगा, आप लोग देखेंगे कि आप 20+ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। तो आपके अंदर से वो डर खौफ सब खत्म हो जाना है कि रिमेनिंग 30 क्वेश्चन में से आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन और ठीक करने हैं, और अभी तक आप लोगों ने ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं की हुई थी, तो आप लोग इजीली 5+ क्वेश्चन भी ठीक कर लेंगे। आपने सिर्फ सबसे पहली एफर्ट यही करनी है कि अपने आप को पास करो। जब पास करा लो फिर खुल के खेलो, डर खौफ निकाल देना, क्योंकि अगर उस माइंडसेट के साथ जाओगे तो फिर तो फेल होने वाले हो। और जब फेल ही होना है तो फिर डर खौफ किस बात का है, फिर बगैर टेंशन लिए फेल हो जाओ। फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है, अगर फेल ही होना है तो रिलैक्स होकर जाओ, इजी होकर जाओ, अपने आप को फ्रेश करके जाओ। वो 2 घंटे आपकी जिंदगी के सबसे कीमती घंटे हैं। आई कैप को कोई गर्ज नहीं कि उससे पहले 6 माह आप दिन रात पढ़ते रहे। आई कैप को इस बात से कोई गर्ज नहीं है। आई कैप को ये गर्ज है कि वो 2 घंटे आप लोग कैसे गुजारते हो। तो हम लोग उन 2 आवर्स को किस तरह से गुजारना है उसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 1 की, मैथमेटिकल इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स शामिल हैं सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। देखिए भाई, एक तो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन, हमें पता है कि 4 क्वाड्रेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड के अंदर एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ओके हो गया। पॉइंट ऑफ ओरिजिन का हमें पता है। फिर हमें यह पता होना चाहिए कि एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं। एक्स इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मतलब अगर आपसे एक्स इंटरसेप्ट पूछता है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वाई इंटरसेप्ट पूछता है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये वाई इंटरसेप्ट है। अब क्या, पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर वाई इज इक्वल टू 0। और वाई इंटरसेप्ट की बात करें, इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, और पूरे वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है, वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब हमेशा याद रखिएगा कि क्वाड्रेंट में हमेशा वो पॉइंट जाएगा जो नॉन जीरो, जिसके अंदर 0 ना आए। अगर 0 आ जाता है तो कभी भी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू 0 हो और वाई एनी कांस्टेंट नंबर, तो वो जाता है वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस के ऊपर। और अगर वाई की वैल्यू 0 हो और एक्स कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो, तो वो एक्स इंटरसेप्ट है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। और अगर दोनों 0 हो तो इंटरसेप्ट नहीं कहना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहना। और अगर कोई सा एक 0 हो तो फिर इंटरसेप्ट, दोनों 0 हो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दोनों 0 ना हो तो कोई ना कोई क्वाड। ये बात क्लियर हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने ना इन पॉइंट्स से, जिनको हम लोग कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, इन पॉइंट्स से फाइंड करना होता है। जो सबसे पहली चीज होती है हमारे पास कि हमने इनका मिड पॉइंट फाइंड करके देना होता है। मिड पॉइंट, कोई से 2 पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं, उन 2 पॉइंट्स में से फर्स्ट पॉइंट को आप लोग कह दिया करें x1 एंड y1, और दूसरे पॉइंट को आप लोग कह दिया करें x2 एंड y2। अच्छा, यहां पर ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट पॉइंट किसको कह रहे हैं और सेकंड पॉइंट किसको कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड करना हो
तो मिड पॉइंट फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 10 रुपए हैं और 20 रुपए हैं, बताओ इन दोनों की मिड की वैल्यू कौन सी होगी? 10 एंड 20 की मिड वैल्यू कौन सी होगी? 15। तो 15 के लिए आप लोगों ने कैसे फाइंड किया? 15 दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय, यही मिड पॉइंट का फार्मूला है। मतलब जैसे ऐसा लग रहा है जैसे क्यों उन्होंने आपसे पूछा हो कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो आपने कहा कि दोनों को प्लस करके डिवाइड, उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसे ही कर लेते हैं। ये देखो ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया कि x का मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो x की दोनों वैल्यू को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, और y का मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो y की दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय। अच्छा, क्या अब इस चीज में फर्क पड़ेगा कि मुझे x1 y1 x1 x2 पहले लिखना है या x2 प्लस x1 करना है? कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 + 5 8, 5 + 3 = 8। ऑलराइट, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप x2 + x1 कर रहे हैं या x1 + x2, लेकिन इस चीज से फर्क पड़ेगा कि पहले x की वैल्यू लिखनी है और फिर y की वैल्यू लिखनी है। पॉइंट में हमेशा पहले x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू। तो आपने इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास मिड पॉइंट बन जाएगा और इसको डिनोट किया जाता है m के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास इससे कॉन्सेप्ट आ जाता है डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अच्छा भाई, वो दो पॉइंट्स कोई से भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो वो आपको दोनों पॉइंट्स बता देगा। जिस तरह से ऊपर में मैंने मेंशन किया कि फर्स्ट पॉइंट को कह देना x1 y1 और सेकंड पॉइंट को कह देना x2, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो ये हमेशा हमारे पास एक पॉइंट, मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई घर से आपके कॉलेज तक का डिस्टेंस कितना है, आपने कहा 5 किलोमीटर, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपके कॉलेज से आपके घर तक का डिस्टेंस क्या है, तो फिर क्या कोई डिफरेंट है? सेम होगा। तो एक तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस फाइंड किया या बी से ए का डिस्टेंस फाइंड किया, डिस्टेंस सेम आना। लेकिन अगर एट द एंड में आपसे पूछूं कि आप शाम सुबह अपने घर से कॉलेज की तरफ आए, क्लासेस अटेंड की, फिर कॉलेज से घर चले गए, और मैं आपसे पूछूं आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, और आप मुझे कहें 0, क्या भाई सुबह जहां से निकले थे शाम को वहीं पे ही मौजूद है, क्या ऐसा ही है? तो देखो, अगर 0 होता तो मतलब जाने का प्लस आने का -5, ऐसे ही था, फिर 0 होता, लेकिन नेगेटिव में नहीं बताना, तो आपका टोटल डिस्टेंस 10 हो जाना है। राइट, अब डिस्टेंस को फाइंड करने के जो हमारे पास फार्मूला होता है, डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से, और इसको फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होगा। देखिए भाई क्यूएम में आप लोगों के फार्मूलाज बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए फार्मूलाज के ऊपर एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए आप लोगों की। तो ये चीज आप लोगों में एक कॉन्फिडेंस लेकर आएगी कि आपको फार्मूलाज का पता है, आपको कॉन्सेप्ट्स का पता है। अब यहां पर देखें तो हमारे पास डिस्टेंस को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, कि आप लोगों ने x1 माइनस x2 कॉस स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 कॉस स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा बेटा, अगर इसमें स्क्वायर ना होता तो फिर x1 माइनस x2 इज नॉट इक्वल टू x2 माइनस x1, अगर स्क्वायर ना होता तो। अच्छा, स्क्वायर के लग जाने की वजह से मैं x1 माइनस x2 करूं या x2 माइनस x1 करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऐड हो रही हैं, तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं y1 माइनस y2 का स्क्वायर पहले लिखूं या बाद में लिखूं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, तो अब आप लोगों ने अपने आप को इन चीजों में नहीं कंफ्यूज करना कि x1 पहले आएगा या x2 पहले आएगा, y1 पहले आएगा या x1 के वैल्यूज को पहले लिखेंगे, इन चीजों में अपने आप को कंफ्यूज नहीं। अब जब भी आपके पास दो पॉइंट्स हैं और आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, सिंपली एक पॉइंट को x1 y1, दूसरे को x2 y2, कैलकुलेटर उठाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और वैल्यूज पुट करके इज इक्वल टू, और आपका आंसर मैच। ऑलराइट, लेकिन जहां पर 2 पॉइंट से मुराद एनी 2 पॉइंट्स, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे पूछ लेता है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन।
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा भाई, वैसे अगर देखा जाए तो चाहे आपसे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन पूछे या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पूछे, आप ऊपर वाला फार्मूला यूज कर लो, वो बेसिक फार्मूला है आप लोगों के पास। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने काम को आसान करना है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जीरो किसी भी नंबर में ऐड करूं या जीरो किसी भी नंबर से लेस करूं, क्या नंबर में कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मुझे वो जीरो अकाउंट फॉर करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, अगर हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो भाई एक पॉइंट तो गिवन होगा ना मेरे पास। उस एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स एंड वाई, और दूसरे तो मेरे पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन जीरो एंड जीरो हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, हम सिंपली एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग उस टाइम पर यूज करेंगे जब हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन कैलकुलेट करना हो। यहां तक कोई इशू? अच्छा नेक्स्ट देखिए, हमारे पास आ जाता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लोप। और इससे रेलिवेंट अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। स्लोप को कहा जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। अच्छा, अब स्लोप को फाइंड करने के बेटा मल्टीपल वेज हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा कौन सा है। सबसे पहले और बेसिक अगर इसकी हम लोग बात करें ना, तो स्लोप हमारे पास होता है अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो। अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो, जैसे कि बिल्कुल ऊपर ऊपर वो दो पॉइंट गिवन थे, हमने उन्हीं से मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, उन्हीं से हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड कर दिया, उन्हीं से हम लोग स्लोप भी फाइंड कर लेंगे। अगर कोई से दो पॉइंट्स मेरे पास गिवन हो, तो स्लोप फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है वाई टू माइनस अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अच्छा भाई, ये फार्मूला लिखते हुए आप लोग मतलब खुद से अपनी रिवीजन के लिए फार्मूलाज बोल सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे। जैसे ही आप लोग खुद बोलेंगे ना, आपको वो बात कभी भूलेगी नहीं। तो यहाँ पे मतलब शर्माने शुरमाने की कोई जरूरत नहीं। ये अपनी शर्म को गेट से बाहर रख कर आओ, और यहाँ पर बेशरम होकर आके बैठ जाओ। सीखने के लिए बेशरम होना पड़े, हो जाओ। ओके। और अगर आपको लगता है कि बोलने वाला कोई बेशरम आदमी है तो मैं बेशरम, तो जब आपका उस्ताद बेशरम है तो आपको बनने में क्या देर लगती है? बेशर्मों का उस्ताद बेशरम। तो यहां पर देखें, अब हमारे पास जो फार्मूला, जो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हम उनको भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। लाजमी बात है फार्मूला नहीं पूछेगा, लेकिन फार्मूला अप्लाई तो करवा सकता है ना, उसके लिए मुझे आना चाहिए। लेकिन साथ में इंटरप्रिटेशन पूछता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, स्लोप की डेफिनेशन, स्लोप के बारे में कोई भी इस किस्म की बात। तो बेटा अगर हम लोग बात करें ना, एक्स एंड वाई ये हमारे पास वेरिएबल्स हुआ करते हैं, और मैथमेटिक्स के अंदर हमेशा याद रखना कि वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए, कोई एज सच रॉकेट साइंस नहीं है तो स्लोप की डेफिनेशन को जाकर बैठकर हम लोग याद करते रहेंगे, रट्टे लगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है न्यूमरेटर में मैंने क्या लिखा हुआ है कि y की वैल्यूज के दरमियान चेंज, एम आई राइट? और डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यूज के दरमियान चेंज। ऐसे ही है ना? लेकिन अब सिर्फ बात क्या होगी कि मैं y को रिप्लेस कर दूंगा उसके नाम के साथ। y का क्या नाम है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्लोप को फाइंड करने के लिए लिख रहा हूं चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे ही है। और डिनोमिनेटर में देखो, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑलराइट। लेकिन ये जो स्लैश आ रहा है ना, मैं ये थोड़ी कहूंगा स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो कोई बात ना हो। यहां पर इस डिवाइडेड बाय को रिप्लेस किया जाता है ड्यू टू, इसको रिप्लेस किया जाता है ड्यू टू। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू नहीं बोलना, इज इक्वल टू रिप्लेस कर रहा है इसको, स्लोप इज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये स्लोप की डेफिनेशन, क्या भूल जाओगे? मीन्स दैट
कि आपने ये देखना है कि अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करूं तो उसकी वजह से मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आता है, उसे स्लोप कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? अब जिंदगी भर नहीं भूलने वाली ये डेफिनेशन। इवन के इस मेथड के मुताबिक आप लोग बाद में भी बहुत सारी चीजों की डेफिनेशन खुद ही बना लोगे। भाई इसकी डेफिनेशन ये है, वो डेफिनेशन ही फार्मूला बन जाती है हमारे पास। अब जहां पर देखें, भाई पहला मेथड है आपके पास यही, स्लोप को फाइंड करने का। इसके अलावा मैंने आपसे कहा मल्टीपल वेज हैं स्लोप को फाइंड करने के। ये उस टाइम पे यूज करना जब पॉइंट्स गिवन हो, लेकिन हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि एक इक्वेशन गिवन होती है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन गिवन होती है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो कुछ इस तरह से है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्या आप बता सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? अच्छा, सपोज आप भूल गए, आपको नहीं पता, उठा लेना कैलकुलेटर, सेटअप, 5 नंबर पे चले जाओ, और ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑल राइट, क्या है ये? अच्छा, ये एन, ए एन मीन्स एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो हम लोग इसको ना अपनी सहूलत के लिए लिख देंगे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब बस इस बात का ख्याल रखना कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अंदर इक्वल टू के बाद कांस्टेंट रखना। पहले आ सकता है, वो भी स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन साइन का फर्क होता है। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रख लेना है कि कांस्टेंट इक्वल टू के बाद रखना। अब हमें ना एक इक्वेशन कुछ इसी फॉर्म में दी जाती है और हमें कहा जाता है इसका स्लोप फाइंड करो। अच्छा, इसका स्लोप फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका स्लोप फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से स्लोप फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या है कि आपने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेना है इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिए मैंने x के साथ क्या लिखा हुआ है और m से क्या मुराद है? बस x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप ऑफ द इक्वेशन है। क्या आपको ये बात समझ आई? अच्छा, यहां पे ना एक जादू देखो, दूसरा मेथड बेसिकली कोई मेथड नहीं है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करता हूं इस फॉर्म में। तो जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, ये देखो, क्या मैं इसको यूं लिख दूं, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी, तो आप लोग एतराज करोगे। ये बात क्लियर है? लेकिन ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है। बस ये बात याद रखना कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मुराद है y का कोफिशिएंट 1 हो, और 1 फिर शो नहीं होता, मतलब 1 के अलावा कोई और कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। जबकि यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है? b। तो मैं क्या करूंगा, b अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो याद रखिए मैं इसको कुछ इस तरह से क्या लिख दूं, माइनस ए बाय बी ऑफ एक्स प्लस सी बाय, क्या किसी को एतराज है? अच्छा, अब यहाँ पे देखें बेटा, ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात तो बस पल्ले से बांध लो ना कि हमेशा ऐसा ही है। m से मुराद स्लोप ऑफ द इक्वेशन, लेकिन c से मुराद कांस्टेंट नंबर नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर c इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाती है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c इज नॉट अ कांस्टेंट नंबर, c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ये बात याद कि इस फॉर्म के अंदर इस c से क्या मुराद है? y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट क्या होता है? ऑलराइट। अच्छा, तो आपसे बेटा एक ही इक्वेशन देकर दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, फाइंड y इंटरसेप्ट। तो आप लोगों ने उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। x का जो कोफिशिएंट होगा वो
स्लोप ऑफ द इक्वेशन, और जो कांस्टेंट वैल्यू आपको शो हो रही होगी वो y इंटरसेप्ट बन जाएगा। एम आई राइट? लेकिन इसके लिए आपको पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना? ना करना, अब ना करना। अब किस तरह से हम लोगों ने करना है? आपके पास इक्वेशन गिवन है, हमेशा याद रखना है कि x का कोफिशिएंट कहलाता है a, y का कोफिशिएंट कहलाता है b, और इज इक्वल टू आ कांस्टेंट वैल्यू। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो बेटा स्लोप को फाइंड करने का फार्मूला, देखो भाई कोई अपने घर से नहीं लेके आ रहा फार्मूला, इसी इक्वेशन को ही तो कन्वर्ट किया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो देखो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, तो माइनस ए बाई बी को हमने यहां पर क्या कहा, तो यही तो स्लोप है। कन्वर्ट नहीं करना, x का कोफिशिएंट उठाना है, y का कोफिशिएंट उठाना है, माइनस फार्मूले का पार्ट है, माइनस x कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y कोफिशिएंट। ऑलराइट, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशंस में से स्लोप हमेशा ऐसे ही फाइंड करना, और विद इन सेकंड आपके सामने स्लोप होगा। और अगर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो देखिए अब y इंटरसेप्ट का क्या फार्मूला मिला, इज इक्वल टू c अपॉन b। ये प्लस ये जो कांस्टेंट है ये आपके पास y इंटरसेप्ट ही तो है। ऑलराइट, तो क्या वो आपसे x इंटरसेप्ट नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है x इंटरसेप्ट। तो अगर आपसे x इंटरसेप्ट पूछ ले तो आप लोगों ने इज इक्वल टू c अपॉन a। अच्छा, कैसे याद रखेंगे भाई? स्लोप फाइंड करने के लिए कांस्टेंट वैल्यू का कोई रोल नहीं है, चाहे वो इक्वल टू से पहले इक्वल टू के बाद है, मुझे कोई घर से नहीं है। स्लोप फाइंड करना होगा तो माइनस एक्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई कोफिशिएंट। ऑलराइट, लेकिन जब भी इंटरसेप्ट फाइंड करने होंगे तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट आएगा, चाहे वो एक्स इंटरसेप्ट है चाहे वो वाई इंटरसेप्ट है। ऑलराइट, अगर वाई इंटरसेप्ट है तो डिवाइडेड बाय वाई कोफिशिएंट, और अगर एक्स इंटरसेप्ट है डिवाइडेड बाय एक्स कोफिशिएंट। फार्मूला याद? कोई शो? तो आप देखो इक्वेशंस में से कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ए बी और सी की वैल्यू को डिटरमिन करना है, बस हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड फॉर्म हमारे पास आती रहती है कि हमें ना इंटरसेप्ट्स गिवन होते हैं, कि मुझे ना एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है, और मुझे कहा गया स्लोप की वैल्यू फाइंड करो। तो बेटा बेसिकली आप लोगों के पास जो फार्मूला था वो फार्मूला यूज हो सकता है कि अगर सपोज आपसे यहां पे कह दे एक्स इंटरसेप्ट इज 8 एंड द वाई इंटरसेप्ट इज सपोज के 16, और आपसे कहे फाइंड स्लोप, तो बेटा एक्स इंटरसेप्ट इज 8 से मुराद है कि एक्स की वैल्यू 8 है, और एक्स इंटरसेप्ट पर वाई की क्या वैल्यू होती है, तो पॉइंट बन जाएगा 8 एंड 0। और जब उसने कहा कि वाई इंटरसेप्ट इज 16, इट मींस दैट वाई की वैल्यू 16 है, तो एक्स की वैल्यू 0, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 0 है। दो पॉइंट्स बन गए। चाहो ना ये फार्मूला यूज करो, y टू माइनस y1 डिवाइडेड बाय x टू माइनस x1। ऑलराइट, और अगर यही फार्मूला यूज करना था तो इधर क्यों आए हो? तो अब आप लोगों ने जो स्लोप का फार्मूला यूज करना है, अगर दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन हो तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास बनता है m इज इक्वल टू माइनस वाई इंटरसेप्ट। अब देखिए न्यूमरेटर में कौन होता है, चेंज इन y, तो बेटा न्यूमरेटर में y ही रखो, लेकिन अब y क्या, इंटरसेप्ट, माइनस वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट। अब आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई और आपका काम आसान हो गया। क्या गलत कहा मैंने? अच्छा, आप देखो जैसे अभी मैंने आपसे कहा था y इंटरसेप्ट इज 16 एंड द x इंटरसेप्ट इज 8, और मैंने इसका स्लोप फाइंड करना था, तो मुझे पता चल गया -16/8 इज इक्वल टू -2। टिक किया, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप आ गया मेरे पास। ऑलराइट, नेक्स्ट चलें। बेटा ये जो स्लोप हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस की डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा होता है, और हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शंस होती है ना वो इन टोटल 4 है। अब आपके काफी सारे एमसीक्यूज 2 मिनट में क्लियर होने वाले हैं, और आप तो ये एमसीक्यूज कभी भी नहीं भूलने वाले। मतलब इन केस आप ना करना दोबारा रिवीजन चैप्टर 1 की, और जाके एग्जाम में बैठ जाना,
आपको मेरा लेक्चर याद आ रहा होगा कि भाई किसी ने चैप्टर 1 पढ़ाया था, तो उसने कोई बात बोली थी और वहां पे बैठे हुए आपका एमसीक्यू सॉल्व। ऑलराइट, अब देखो भाई, जो आपके पास स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन है ना, वो 4 किस्म की है। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे पास आती रहती है स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन अपवर्ड, और ये डायरेक्शन आपने हमेशा लेफ्ट टू राइट देखनी है, राइट टू लेफ्ट नहीं। हमेशा डायरेक्शन जब भी चेक करनी हो कहां से देखनी है, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट टू राइट देखो तो आपको देखने के लिए ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, अपवर्ड। ये स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी? अपवर्ड। ये फर्स्ट इसकी डायरेक्शन है। सेकंड डायरेक्शन कौन सी हो सकती है? लेफ्ट टू राइट। अब देखिए, अब अगर लेफ्ट टू राइट अब देखेंगे ना, आपको नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, तो ये बन गई डाउनवर्ड। अब क्या इसको याद रखने के लिए हमें कोई बादाम खाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा? बच गए ना? पहले भी नहीं थे। अच्छा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइंस आपके पास आ गई। अच्छा, नेक्स्ट डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन की हमारे पास क्यों कौन सी हो सकती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू, क्या मतलब? एक्स एक्सिस किस तरह होता है, ये देखें इस तरह। अब इस लाइन को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू। भाई कोई भी नेम यूज कर सकता है। पैरेलल टू, तो वहां पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना। या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये तीनों नेम एक ही इक्वेशन, एक ही स्ट्रेट लाइन के हैं, और वो ये है। क्लियर? एंड द लास्ट डायरेक्शन इज vertical, and vertical line is like this. Vertical parallel to y-axis and perpendicular to x-axis. आई होप कि यहां तक की बातें आपको समझ आ चुकी हैं। ठीक है, हमने देखना है स्लोप। तो बेटा स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन 4, स्लोप भी 4 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी। 4 किस्म के स्लोप है। और आपके पास एमसीक्यूज में यह हो सकता है द स्लोप इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी। अब हम लोगों ने जाके देखना है। अब देखिए भाई, अगर आपके पास है अपवर्ड स्ट्रेट लाइन एम, तो स्लोप होता है डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल तो स्लोप जीरो, और वर्टिकल तो स्लोप की वैल्यू इन्फिनिटी। ऑल राइट, ये बातें क्लियर हो गई। अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं, द स्लोप ऑफ अ लाइन ऑफ एन अपवर्ड लाइन इज पॉजिटिव, स्लोप ऑफ डाउनवर्ड लाइन इज नेगेटिव, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जीरो, horizontal line, slope of a line perpendicular on x axis infinity, vertical line की बात की है मैंने। ऑल राइट, तो आपसे कह सकता है इफ स्लोप इज जीरो द स्ट्रेट लाइन इज अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल। क्लियर हो गई बात? अब देखें कुछ इसमें ना थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखने हैं यहां पर, कि भाई अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप, तो एक्स एंड वाई मूव्स इन सेम डायरेक्शन।
व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि बेटा देखिए, चेंज आना होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, मतलब मेरी सैलरी में इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से मेरे एक्सपेंसेस भी ज्यादा हो। अब सैलरी में इंक्रीज, एक्स की वैल्यू में इंक्रीज, वाई की वैल्यू में भी इंक्रीज हो गया है। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? तो स्लोप पॉजिटिव। अच्छा, यहां सेम से मुराद सिर्फ इंक्रीज करना नहीं है। क्या बता, आप ये ना समझें कि अगर दोनों की वैल्यू में डिक्रीज होगा तो स्लोप नेगेटिव। नहीं, देखो भाई, अगर मैं 10 पेन लेता हूं तो मैं 100 रुपए पे करता हूं, लेकिन अगर मैं 5 पेन लूंगा तो फिर 50 रुपए। देखो, क्वांटिटी के कम करने से प्राइस कम हो गई, स्लोप पॉजिटिव है। क्यों? डायरेक्शन से। जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स एंड वाई। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो फिर नेगेटिव अगर स्लोप हुआ तो एक्स एंड वाई की डायरेक्शंस क्या होंगी? एक्स एंड वाई मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा बेटा, ये चीजें ऐसी पूछी जा सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल भी उठा के पूछ सकता है। तो भाई इसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी? आपने इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई देखा होगा। लॉ ऑफ डिमांड, आप लोगों ने देखा कि प्राइसेस के इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, स्लोप नेगेटिव है। तो अगर आप लोग गौर से देखें तो लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड कर्व होती है, और लॉ ऑफ सप्लाई आप लोगों ने देखा था कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं तो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, उसके लिए अपवर्ड लाइन होती है आपके पास, स्लोप पॉजिटिव होता है। बात क्लियर हो गई? तो अब आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी कोई बात पूछेगा ना, आपको पता चल जाएगा स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स की जो मर्जी वैल्यू लेता जाऊं, क्या वाई में कोई चेंज आएगा? तो वही सिंपल सी बात है कि वाई रिमेन्स कांस्टेंट। अब आपसे जरूरी नहीं वो ये पूछे द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज, और आप कहें जीरो। नहीं, वो आपसे कह सकता है इफ वाई रिमेन्स सेम द स्लोप इज जीरो। अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है, देखो भाई y कांस्टेंट है तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। और अगर हॉरिजॉन्टल है, क्या y में कोई चेंज है? तो यही तो हमने कहा था, चेंज इन y, और y में कोई चेंज ही नहीं है तो स्लोप जीरो है। ऐसा ही है ना, सिंपल सी बात थी इसमें। और अगर वर्टिकल लाइन हो तो हम लोग कहते रहते हैं x रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप लोग खुद सोचो कि ऐसी लाइन जो वर्टिकल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई चेंज होता रहेगा, लेकिन क्या एक्स में किसी किस्म का कोई चेंज है? नहीं, एक्स सेम है। तो अगर आपको कोई से दो पॉइंट्स मिले जिनमें वाई की वैल्यू सेम हो, और आपसे पूछा जाए इसका स्लोप क्या होगा, तो वैसे तो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अब आपने स्मार्ट वर्किंग करनी है। क्या आपने जैसे ही देखा वाई सेम है तो स्लोप जीरो, और अगर एक्स सेम है तो स्लोप इन्फिनिटी। क्यों? हमने कहा था ड्यू टू चेंज इन एक्स, और एक्स में चेंज ही नहीं है, जबकि वाई में बहुत ज्यादा चेंज है, तो फिर इंफिनिटी चला जाएगा। और जैसे ही आप लोग एनी कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय जीरो करो तो कैलकुलेटर में एरर आएगा, और उस एरर से मुराद होता है इनफाइनाइट मैथ्स एरर। इससे मुराद होता है द रिजल्ट इज इन्फिनिटी। और जब सिंटैक्स एरर हो, मींस आपने कोई मिस्टेक की है, कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक है, उसको ठीक करो। और जब मैथ्स एरर हो, इससे मुराद होता है द रिजल्ट इज इन, जबकि आप जीरो डिवाइडेड बाय एनी कांस्टेंट नंबर करो तो रिजल्ट जीरो है। बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी को कोई इशू? आई होप कि आप इन चीजों को कर लेंगे। अच्छा, यहीं पे ना मैं आपको बताता जाऊं कि भाई जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो इक्वेशन होती है, तो देखिए इसमें हमने क्या कहा, y रिमेन्स, तो यही इसकी इक्वेशन है।
कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें y इज इक्वल टू सी हो, समझ लेना वो हॉरिजॉन्टल है और उसके स्लोप की वैल्यू 0 है। ऑलराइट, तो और वर्टिकल लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? तो हमने क्या कहा, तो x इज इक्वल टू सी, और अगर आपके पास कोई इक्वेशन आ जाए x इज इक्वल टू सी, द स्लोप इज इंफिनिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज वर्टिकल। x को कांस्टेंट कर दो, तो x कांस्टेंट इस तरह से होगा पैरेलल टू y एक्सिस, वर्टिकल लाइन, और y कांस्टेंट इस तरह से होना है पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप इज 0 एंड द स्ट्रेट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। भूल जाएंगे ये चीज, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखें बेटा, हमारे पास ना कुछ इक्वेशन दे दी जाती हैं और हमसे कहा जाता है कि बताएं ये जो इक्वेशंस हैं ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। जब भी हम लोग दो इक्वेशंस की बात करें ना, अभी बात कर रहे थे एक ही इक्वेशन की कि उसकी चार डायरेक्शन हो सकती हैं, लेकिन जब हम लोग दो इक्वेशंस की बात करते हैं ना, तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो तीन किस्म का होता है। वैसे बेसिकली दो किस्म का, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये दो किस्म का रिलेशनशिप है। अगर कोई सी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जाके मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और स्ट्रेट लाइन हमेशा एक दूसरे को हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास दो अगर स्ट्रेट लाइंस हों तो वो दो पोजीशंस हो सकती हैं, या तो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर इंटरसेक्ट नहीं। अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। मतलब ऐसी लाइन जो बस जिंदगी भर एक दूसरे के साथ साथ चलती रहें, जैसे गाड़ी के दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के पहिए, आगे पीछे वाला नहीं, वो ओवरलैपिंग होती है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं, वो पैरेलल नहीं होते। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के पहिए वो पैरेलल चलते रहेंगे। अब देखो ये पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं कि अगर ये टकरा जाएं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, तो पैरेलल लाइंस कभी नहीं टकराती। अच्छा, पैरेलल नहीं हुई तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। अब इंटरसेक्टिंग की दो सिचुएशन हैं। इंटरसेक्ट अगर 90 डिग्री पे करें तो परपेंडिकुलर, और अगर 90 डिग्री के अलावा किसी एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो जस्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऑल राइट, अच्छा अब देखें पैरेलल लाइंस के लिए यहां पे हमें बताया गया पैरेलल लाइंस। हमेशा याद रखिए कि पैरेलल लाइंस के स्लोप एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कि जब भी आपसे पैरेलल लाइंस की बात करें तो फर्स्ट लाइन का स्लोप इज इक्वल टू सेकंड लाइन। अब ऐसा हो सकता है कि आपको फर्स्ट लाइन दें और आपसे कहें कि बताएं इसकी पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, तो जो फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा वही उसकी पैरेलल लाइन का स्लोप होगा हमारे पास। और परपेंडिकुलर की सिचुएशन में परपेंडिकुलर लाइंस की सिचुएशन में जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं वो हैं m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1। ये बस याद रखने के लिए है। मीन्स दैट the product of slope of two lines is equal to -1, then the lines are perpendicular. If the slopes of two lines are equal, the lines are parallel.
ये बात क्लियर हो गई। ये उस टाइम पे जब आपने अप्लाई करना हो तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1। क्लियर। लेकिन इसको अगर आप लोगों ने वैसे याद रखना हो तो याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर लाइंस की सिचुएशन में स्लोप एक दूसरे के इनवर्स एंड रेसिप्रोकल होते हैं। अच्छा बेटा, सिर्फ इनवर्स नहीं, सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं, और ये इनवर्स एंड रेसिप्रोकल एक जैसी चीज भी नहीं है। इनवर्स से मुराद होता है कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, ये इनवर्स होता है, साइन चेंज होना। और रेसिप्रोकल से मुराद होता है डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का उलट कर देना, ये रेसिप्रोकल होता है। तो मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि m1 इज इक्वल टू -3/2, मुझे बताओ इसके पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा? -3/2। पैरेलल लाइन सेम होगा ना पैरेलल लाइंस में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप क्या होगा, यहां पर देना था मैंने एक कॉन्सेप्ट कि जब आप लोग एग्जाम में बैठे हुए होते हैं ना, आप पहली चीज पढ़ते हैं और जाके तुक्का लगाते हैं, टिक करते हैं, मूव टू नेक्स्ट, हालांकि एंड पे रिजल्ट चेंज होता है। एक थोड़ा सा चेंज आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन को बदल देता है। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने इधर बताना था। हालांकि मैंने अमल लिखा ना, आपके माइंड में सेट हो चुका था मैं परपेंडिकुलर लाइन का पूछने वाला हूं, हालांकि मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, आपने भाग के कहा 2/3 2/3 2/3। क्वेश्चन गलत हो गया। अब बस यही जल्दबाजी आपने एग्जाम में नहीं करनी। आपके पीछे कोई पुलिस नहीं लगी हुई, और अगर किसी को टाइम देना है तो पेपर से 1 घंटे के बाद करें, ताकि आपको ये ना पता हो कि यार मेरा 12 बजे पेपर हैंड होना है और 12 बजे ही मैंने उससे मिलना है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। आपका 1 घंटा वो इसी तगोदो में रहेगा, पेपर पास करूं या उसे मिलने जाऊं। तो उसको 1 बजे का टाइम दे देना ताकि पेपर तसल्ली से पूरा हो सके। ऑलराइट, कोई पुलिस नहीं लगी हुई, आपका फ्यूचर सबसे ज्यादा कीमती है, तो वो 2 घंटे वहीं पे लगाना। और ना के फिजिकली, मेंटली भी उधर ही होना। ये ना हो सानू नहर वाली पुल दे बुला के खुद माही पेपर दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, कोई बात नहीं, बाद में बुला लेंगे, पहले पेपर कर। अच्छा, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। और अगर इन दोनों में से सिचुएशन कोई भी ना हो, मतलब आपने दो लाइंस के स्लोप फाइंड किए, इक्वल आ गए तो पैरेलल, इनवर्स एंड रेसिप्रोकल आ गए तो परपेंडिकुलर, और अगर ये दोनों सिचुएशन मीट नहीं हुई, नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, ओके, मींस दैट इंटरसेक्टिंग। गॉट इट। नेक्स्ट देखें बेटा, आपके पास आ जाती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस। और यहां पर हम लोग, एक तो हमारे पास थी ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, उस स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 3 डिफरेंट फॉर्म्स। और वो 3 फॉर्म्स हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, and the third form is intercepts form। और अब इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको पता होना चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन को कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्यों? जब भी इक्वेशन की बात आएगी तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो मौजूद है, उसके अलावा देखो इसमें क्या मौजूद है, एम स्लोप और सी वाई इंटरसेप्ट। जहां इंटरसेप्ट से मुराद एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, वाई इंटरसेप्ट। तो अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको वाई इंटरसेप्ट के साथ स्लोप मिल जाए
और आपसे कहा जाए कि आपने इसकी इक्वेशन बनानी है, तो हमेशा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में जाके वैल्यूज पुट कर देना। मैं आपसे कहे द स्लोप इज 5 एंड द वाई इंटरसेप्ट इज 8, फाइंड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x प्लस 8। क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और उसके बाद सिर्फ रीअरेंजमेंट है कि अगर ऑप्शन के अंदर वो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सिर्फ रीअरेंजमेंट है आपकी तरफ से। आपको पता चल गया कि आपने इसको यूज कहां पे करना है। सेकंड है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखो नाम से जाहिर है कि स्लोप के साथ अब वाई इंटरसेप्ट नहीं है, इवन के वाई इंटरसेप्ट खुद भी एक पॉइंट है, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन उस पर भी यूज हो सकती है। लेकिन हमने अपने काम को जरा आसान किया कि अगर वो पॉइंट वाई इंटरसेप्ट होगा तो हम फर्स्ट इक्वेशन में चले जाएं। क्लियर? लेकिन अगर वो वाई इंटरसेप्ट के अलावा कोई भी और पॉइंट हुआ स्लोप के साथ, तो हम लोग आएंगे इस फॉर्म में y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 प्लस, देखिए भाई y और x आपके वेरिएबल्स हैं इक्वेशंस के, और x1 y1 से मुराद उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं कि उस पॉइंट में x की वैल्यू x1 और उस पॉइंट में y की वैल्यू y1। स्लोप गिवन होगा आपके पास, तो आप लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेनी है, कोई इशू। यहां पे एक और बात याद रखें कि इन केस बेटा दो पॉइंट्स गिवन हो तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम लोग नहीं पढ़ा करते, हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज करते हैं। तो उन दोनों पॉइंट्स की मदद से पहले स्लोप फाइंड कर लेना, आ जाएगा स्लोप, तो उसकी दोनों में से कोई सा एक पॉइंट उठा, कोई सा भी एक पॉइंट, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या ये पॉइंट पिक किया कि अगर स्लोप के साथ पॉइंट गिवन हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, लेकिन अगर दोनों पॉइंट्स गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आप इसकी इक्वेशन बना कर दें, तो पहले स्लोप फाइंड करो और दोनों पॉइंट में से कोई सा एक पॉइंट पिक कर लो और जाकर पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट कर दो वैल्यूज, आपकी इक्वेशन। क्लियर? द लास्ट वन इज intercepts form, and the intercept form is x upon a plus y upon b is equal to c। अच्छा बेटा, वैसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें ना, तो x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, लेकिन जहां पर ये इनके कोफिशिएंट नहीं है, यहां पर a से मुराद x इंटरसेप्ट। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरसेप्ट्स फॉर्म, मींस दैट अगर क्वेश्चन में दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन हो और आपसे कहा जाए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाए, तो इंटरसेप्ट्स फॉर्म, तो x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। सॉरी कांस्टेंट नहीं है इधर, कांस्टेंट 1 आ जाता है हमारे पास। ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड b इज y इंटरसेप्ट। ऑलराइट, ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा इसके बाद बेटा एक बस लास्ट सा पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और वो है हमारे पास कॉन्करेंट लाइंस। concurrent lines means more than two lines। अब देखिए more than two means not two, means that at least 3 lines, straight lines having same point of intersection। More than 2 lines having same point of intersection are known as concurrent lines। अब देखें, अगर मैं आप लोगों के सामने यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन, यहां पर सपोज ये एक दूसरी स्ट्रेट लाइन, बेटा ये कंकरेंट लाइन नहीं है, क्योंकि अब पहली कंडीशन थी मोर देन, ये इंटरसेक्टिंग है, और अगर इनके दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री का है तो ये परपेंडिकुलर लाइन है। ऑलराइट, अच्छा, और अगर मैं यहां पर एक और लाइन ड्रॉ करूं और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी सेम हो, अब देखिए क्या तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, इसे कंकरेंट लाइंस कहा जाता है।
तो कंकरेंट लाइंस की पहली कंडीशन एटलीस्ट 3 लाइन। अब ये 4, 5, 6 हो सकती हैं। अच्छा, आपसे ना पूछा जा सकता है, वैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, आपको सारी चीजों का पता चल गया। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने स्लोप बताना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इंफिनिटी, ये ऑप्शंस में मौजूद है। A line passing through third and first quadrant, the slope is a line passing through third and first quadrant, the slope is पॉजिटिव, क्योंकि जैसे ही थर्ड से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हो तो डायरेक्शन अपवर्ड होती है। ऑलराइट, द स्लोप इज पॉजिटिव। अ लाइन पासिंग थ्रू सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, द स्लोप इज, क्योंकि डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ आओगे, डाउनवर्ड, तो स्लोप इज नेगेटिव। तो मसला, तो ऐसे ही आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक छोटा सा एडिशनल पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, जिसे हम लोग कहते रहते हैं कॉस्ट बिहेवियर। मींस दैट आप लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट आइडेंटिफाई करके देना है। देखिए भाई, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन होंगे और आप लोगों ने उसमें ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। आप लोगों ने अपनी क्लासेज में बड़ी डिटेल में इसको पढ़ा होगा, लेकिन हम लोगों ने चल के देखना है कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने याद रखनी है। भाई ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सबसे पहले आपको पता हो कि प्रॉफिट्स क्या होता है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। या आपसे कहा जा सकता है कि हमें एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करके दें, पॉइंट से मुराद होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, आइडेंटिफाई करके दें जिस पर हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए, तो इससे मुराद है वो आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के बहुत से मेथड्स हैं आपके पास, डिपेंड करता है डाटा कौन सा है। अगर आपको प्रॉफिट फंक्शन ही दे दिया जाए तो प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो और जाकर एक्स की वैल्यू फाइंड कर, प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है ना जहां पे प्रॉफिट जीरो हो, तो उस प्रॉफिट फंक्शन को इज इक्वल टू जीरो कर दो और जाकर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें अगर यहां पर देखें, मैंने आपसे कहा प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और मैं पी को जीरो कर दूं, इसका यह मतलब नहीं, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, ये सेकंड मेथड है। प्रॉफिट फंक्शन है तो इज इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू फाइंड करो। अगर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के फंक्शंस गिवन हैं तो प्रॉफिट फंक्शन ना फाइंड करना, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कर देना और जाकर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना, आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो आप लोगों ने याद रखना है, भाई प्रॉफिट के लिए एक चीज, एक इक्वेशन, लेकिन प्रॉफिट की एक दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती है, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने की दूसरी इक्वेशन है। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस, तो अगर यहां पर मैंने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना हो और मैं पी को जीरो पुट करूं, क्या मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट? बात ही आती है कि व्हाट इज टोटल कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। और बेटा जब भी टोटल फाइंड करना हो, पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, तो टोटल वैल्यू आ जाती है। मसला तो अभी भी हल नहीं हुआ कि यार कंट्रीब्यूशन क्या है। तो अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने फाइंड करनी हो तो वो हमारे पास होती है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कॉल्ड
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और इसको मल्टीप्लाइड बाय एक्स कर दो तो वो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट करो और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो तो आप लोगों के पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ये बात समझ आ गई है? लेकिन आपने ऐसा भी नहीं करना। अब आपने ऐसा करना है कि जब भी आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछा जाए आपने ये अकेला फार्मूला याद रखना है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट। बड़ी लंबी सी स्टोरी होगी, आपने उसमें से 3 चीजें देखनी है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट। और 2 नंबर आपको मोबाइल। तो आप लोगों ने इससे ज्यादा, मतलब बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको हो सकता है कंट्रीब्यूशन ही बताते, the fixed cost is 1000 and the contribution per unit is 10, the break even point is 100, 1000 divided by 10. All right, any question? चले अब जरा इनको ना अप्लाई करते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूं जो डिफिकल्ट से होंगे। अगर मैंने ना हर चैप्टर से रेलिवेंट उस चैप्टर की हैसियत के मुताबिक कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट तो पक्के आए हुए हैं। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और जाकर इनको जरूर सॉल्व करना, और ऐसे सॉल्व करना है, ये समझ के सॉल्व करना है जैसे आपके एग्जाम में आए हैं। और आपने अपने आप को जज करना है कि इन क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये चैप्टर किस लेवल पर है, तो आपको कितना समझ आया है। ओके, अब जैसे यहां पर अभी के लिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाऊंगा, इजी क्वेश्चन मैं स्किप करता जाऊंगा ताकि आप लोग खुद से करें। जो डिफिकल्ट समझाने वाले होंगे वो मैं यहाँ पे करूंगा। आपने प्रैक्टिस करके आना है। नेक्स्ट डे अगर आपको कोई इशू होगा इस चैप्टर में, आपने सबसे पहले मुझसे वो पूछनी है, हम उनको रिसॉल्व करेंगे, उसके बाद न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट किया करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? जी अच्छा देखिए बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इन विच क्वाड्रेंट। अब देखो पूछा जा सकता था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, वो इक्वेशन का क्वेश्चन बन जाता। अब यहां पर यह भी हो सकता था कि पॉइंट ही बताया जाता और आपसे कहा जाता कौन से क्वाड्रेंट में है, इजी क्वेश्चन बन जाता। तो फिर उसको आई कैप कौन कहे? तो उसने कहा क्या, दो इक्वेशन बताएं, कहते हैं बताओ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से क्वाड्रेंट। तो हम लोग जाएंगे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। कैसे? बाय यूजिंग द वन एंड ओनली कैलकुलेटर। और इसमें हम लोग कैसे इसको सॉल्व किया करते हैं, देखिए सेटअप 5 नंबर और 1 नंबर पे गए और यहां से देखा 3 5 4 2 3 2 एंड द पॉइंट ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव, एक्स नेगेटिव हो तो या तो सेकंड है या फिर थर्ड है। ओके, डिपेंड करता है वाई की वैल्यू पे, वाई पॉजिटिव तो फिर भाई मुझे ये नहीं गर्ज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, मुझे ये गर्ज है कौन से क्वाड्रेंट में है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ऐसे ही आपने करना है। अब देखिएगा कि जैसे ही आप लोग 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस 0 से हाई हो जाना है और ये 100 पे पहुंच जाना है। आप कर सकते हैं और हर चैप्टर से रेलिवेंट बस अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे ही बूस्ट करना है। ऑलराइट, लेकिन 1 करते हुए 5 का नहीं सोचना, चैप्टर नंबर 2 करते हुए चैप्टर नंबर 10 का नहीं सोचना। हाँ, ये अलग बात है कि आज 1 कर रहे हैं तो सिर्फ 1 का सोचें। अगर 5 दिन के बाद मैं चैप्टर नंबर 5 कर रहा हूं और पहले 4 कंप्लीट कर चुका हूं तो पहले 5 का सोचो जो मैं करवा चुका हूं कि वो मुझे आते हैं या नहीं आते। लेकिन अगर मैंने अभी तक नहीं करवाए और आपको नहीं आते उसके बारे में ना सोचना, वो तो मैंने अभी करवाया ही नहीं है तो टेंशन किस बात की है। जब मैं करवा लूं और तुम्हें ना आए फिर टेंशन है, और ऐसा वक्त नहीं आने तुमका। ओके, अच्छा बेटा, अब ये 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। इसी तरह से ये एक पॉइंट गिवन है और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड करना है, ये भी आपकी होम असाइनमेंट है। अच्छा नेक्स्ट देखें बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन से मुराद भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ही होता है।
क्लियर? तो बस पूछने का अंदाज बदल गया। तो 2 पॉइंट्स गिवन है, आपने डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करके ये खुद करना है। 2 पॉइंट्स गिवन है, मिड पॉइंट फाइंड करना है कि आप लोगों ने खुद से कर लेना है। नेक्स्ट देखिए आपके पास, देखिए ये एक लाइन आ गई, कहते हैं मीट्स वाई एक्सिस एट द पॉइंट। अब देखिए वाई इंटरसेप्ट पूछने का डिफरेंट मेथड है। वाई एक्सिस पर कहां पे मिलेगी, तो भाई उसी पॉइंट को तो वाई इंटरसेप्ट कहा जाता है। तो वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड किया जाएगा? कांस्टेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था वाई इंटरसेप्ट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वाई इंटरसेप्ट है तो वाई कोफिशिएंट, ये आ जाएगा -7। कांस्टेंट है 10, तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 एंड -7। वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो ये तो वाई की वैल्यू है, तो वहां पर एक्स की क्या वैल्यू होगी? बस 0 एंड -10/7, ये आंसर हो गया। अब देखिए यहां पर थी थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग कि जब y एक्सिस पे पूछा गया तो y एक्सिस पे आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू 0 है। अब आप लोग देखें कि अगर सपोज मैंने तुक्का भी लगाना है तो चारों में से एक ने ठीक होना है, मतलब 25% चांसेस हैं। अब आपने अपने चांसेस को खुद से इंक्रीज करना है। क्या कि मुझे पता है यार x ने 0 होना है, y कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ना तो ऑप्शन ए बनेगा ना ऑप्शन डी बनेगा। अब तुक्का लगाने के लिए अभी मैं एटलीस्ट ए और डी का नहीं सोच रहा। अब मेरे पास ये दो ऑप्शन है, इसे कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। एमसीक्यूज हमेशा एलिमिनेशन मेथड से जाके करें। अब क्या करना है हम लोगों ने कि यहां पर जाकर हम लोगों ने देखना है कि -10/7 या 10/3। अब क्या कर रहे हैं कि -10 में तो कोई इशू नहीं है, 7 या 3 तो y इंटरसेप्ट है तो डिवाइडेड बाय y कोफिशिएंट, x इंटरसेप्ट है तो डिवाइडेड बाय x कोफिशिएंट। तो देखो y का कोफिशिएंट क्या था, माइनस तो आ गया है ना एक मर्तबा। अब मैंने ये डिसाइड करना है कि 7 या 3, तो y इंटरसेप्ट है तो 7, x इंटरसेप्ट यहां पे होता तो -10/3 है। नहीं, x इंटरसेप्ट में y ने 0 होना था, और ये हमारे पास आता, अल्फा भी नहीं आता, ये मेरे पास -10/3 बनता, अल्फा भी ना आता। लेकिन ये सोचने की बात थी ना कि भाई आप लोग मुझे सी क्यों कह रहे हैं x इंटरसेप्ट के लिए, वहां पे तो y ने 0 जाना है। ओके, बस यही एक्टिव माइंड वहां पे होना चाहिए जो इधर नहीं है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि भाई आपके पीछे कोई पुलिस नहीं लगी हुई, कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा, कोई आप मोस्ट वांटेड पर्सन नहीं है, सुकून से अपना पेपर कर, ऑलराइट, और चबले मारने से गुरेज करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7, स्लोप बताना है। जैसे ही मैंने यहां पे देखा ना, आप लोग उठा लेते कैलकुलेटर, सॉल्व करते, अच्छा उसके लिए भी आप रफ वर्क करते। एक तो अपने आप को रफ वर्क से रोकना है, रफ वर्क नहीं करना। जब भी कोई कैलकुलेशन आए बस उठा लें इस भाई साहब को और इससे मदद लेना शुरू कर दें। इससे जितनी मर्जी मदद लोगे ना, शाम को आके ताने नहीं मारेगा, भाई तेरी तो औकात ही नहीं थी, पेपर तो मैंने तुझे सॉल्व करवाया है, नहीं कहेगा। ऑलराइट, तो इसको यूज करें। लेकिन यहां पर भी अगर आपने थोड़ा सा मेरा लेक्चर गौर से सुना हुआ होता तो आप लोगों ने दिखते ही कह देना था कि अगर एक्स मेरे पास कांस्टेंट है तो आंसर इन्फिनिटी है। इतना सा जोर लगना था आपका, और 2 नंबर आपके होता। एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही यहां पे देखा डिफरेंट डिफरेंट, अब उठाओ कैलकुलेटर और जाकर आप लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। अच्छा, ये आपके लोगों की होम असाइनमेंट, ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे, हम इनके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करते। नेक्स्ट देखें, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पूछ रहा है, पैरेलल परपेंडिकुलर कनकुरेंट। कनकुरेंट तो हो नहीं सकते क्योंकि 2 लाइंस हैं, और उसके लिए कम से कम 3 लाइंस होती, और 3 लाइंस के लिए भाई स्लोप के मुताबिक तो डिसीजन होता ही नहीं है। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव 0 इन्फिनिटी, उन लाइंस का कुछ भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम। ऑलराइट, अच्छा ये याद रखिएगा बेटा, आई कैप के एग्जाम में नन ऑफ दीज पे तुक्का कभी नहीं लगाना। 90% तक नन ऑफ दीज आंसर नहीं होता, ये याद रखना, मतलब उसके अलावा जाना। दूसरी बात, ऑल ऑफ दीज आ जाए तो 90% तक ऑल ऑफ दीज होता है, या बोथ का ऑप्शन आ जाए तो वैसे आपने सॉल्व करना है, बता रहा हूं तुक्का लगाना। नन ऑफ दीज पे कभी ना लगाना, बोथ और ऑल ऑफ दीज को कभी ना छोड़ना। ओके, ये याद रखना।
उनके मैक्सिमम चांसेस होते हैं। जब तुक्का यह करना तो गलत ही है ना, तो जरा सोच समझ के करो, हो सकता है ठीक हो जाए, तो वैसे ही करना। अच्छा अब देख, आप में से बहुत से शहजादे ऐसे होते हैं जो नन ऑफ दिस पे टिक करके आ जाते हैं, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे देखें, अब देखें हमारे पास पैरेलल या परपेंडिकुलर, तो यहां से स्लोप की वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ पे मेरे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3/2 + 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्लोप की वैल्यू आ रही है -2/10 = -1/5। यहां से देखें, -1 -0 करूं तो वो एक ही बात है। 11 - 6 = -1/5 -1/5, एंड आंसर इज, अच्छा सेम कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन क्या करता है, किसी एक कोऑर्डिनेट को ना मिस कर देता है, और फिर आपसे कहता है कि भाई लाइंस की रिलेशनशिप बताता है कि भाई पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर, और कहता है बताओ कि ए की वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट दो पॉइंट्स के स्लोप की वैल्यू फाइंड की, -2 -1/2 + 1 = -1। आई होप कि ये बात समझ आ गई है, -3 ÷ 3 = -1। क्लियर हो गया, मतलब कैलकुलेटर को तो ये बताएंगे ना, जैसे इज इक्वल टू करोगे तो -1 आंसर आ जाएगा। फिर आपने इसका स्लोप फाइंड करना है, k-2 /2 - 1 = 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये है आपके पास m1, और ये है आप लोगों के पास m। अच्छा, अब कौन सी लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि m1 = तो यहां से k की वैल्यू आ गई। और अगर सपोज ये होता हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, m1 × m2 = -1। ऐसे ही है ना, उठा लेते कैलकुलेटर, -1, भाई कोशिश करना जितना हो सके दिमाग का इस्तेमाल कम से कम कर, क्योंकि जो चीज है नहीं वो इस्तेमाल कैसे करें, तो कैलकुलेटर यूज कर। ओके, = -1 शिफ्ट सॉल्व तो अब आपके पास k की वैल्यू, कब, अगर ये परपेंडिकुलर होती तो k की वैल्यू 3, अगर पैरेलल है तो k की वैल्यू 1। आ गई समझ ये बात, क्लियर। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब देखिए बेसिकली अब इक्वेशन मैंने बना के देनी है, एक ऐसी इक्वेशन जो 1 से पास करे और परपेंडिकुलर हो इस लाइन के, पैरेलल भी कह सकता था। बेसिकली स्लोप बताने का इनडायरेक्ट मेथड है ये। आपने इसका ना स्लोप फाइंड करना है। अब देखिए स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है, हमने पढ़ा था -a/b। स्लोप फाइंड हो गया इक्वेशन का, तो ये पॉइंट पिक किया, स्टार्ट में मैंने फार्मूला बता दिया -a/b, स्लोप की वैल्यू, अदरवाइज मुझे ये कन्वर्ट करनी पड़ती y = mx + c की फॉर्म में। अब इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, इनवर्स एंड रेसिप्रोकल 4/3। अब देखें स्लोप मिल गया मुझे, पॉइंट मिल गया मुझे, इक्वेशन बनाने के लिए कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ऐसा ही है, नहीं करूंगा, वो जस्ट फॉर नॉलेज था, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं। क्वेश्चन में भाई ऑप्शन मेरे सामने है, जाके चेक करते हैं कि इनमें से, मैंने तो इनमें से टिक करना है ना। अपनी एफर्ट्स को ठीक जगह पे पुट करना सीखो। तो वो पॉइंट स्लो फॉर्म है, अगर पूछ लेगा तो बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसने कहीं नहीं लिखा था कि उसी से ही सॉल्व करके दो। उससे क्या पता मैंने अगर सपोज सी टिक किया है तो कैसे किया है, पता नहीं, दाएं बाएं वालों का देखा है, तुक्का पढ़ा है, मैंने पढ़ा हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम था, और बाय चांस ठीक हो जाए, उसने तो 2 नंबर देने हैं। ऐसा ही है ना, 2 नंबर लेने हैं अब उससे। और इसको सॉल्व करने का मेथड, अब देखिए ये वो चीजें हैं ऑल्टरनेटिव है कि अगर मुझे फॉर्मूलाज नहीं भी आते ना, मैंने वहां पे बैठे हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मैंने सिर्फ सॉल्व नहीं करना, मैंने उसको ठीक भी करना है।
और जिनको ये मेथड्स नहीं आते ना, मैंने बहुत से नॉलेज वालों को यहाँ पे गिरते हुए देखा है कि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक और आपको दूर कर देती है, और आपको 50 मार्क्स भी ऐसे लगते हैं जैसे पहाड़ की चोटी है जिसके ऊपर आपने चढ़ना है। ऑल राइट बेटा, इन्हीं दो चीजों को ना आपने अपने एमसीक्यूज के ऊपर अप्लाई कर देना है। मुझे ऐसी लाइन चाहिए जिसका स्लोप 4/3 हो। पूछो लाइन नंबर 1 का स्लोप क्या आ रहा है मेरे पास, -3/, गुड बाय। ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि मुझे 4/3 चाहिए था। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई है? इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन में देखा, वैसे तो के होने की वजह से ही मैंने इसको कैंसिल कर देना था, क्योंकि के से तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता और के मेरी इक्वेशन में आना ही नहीं है। ऑलराइट, मैंने इसको वैसे ही गुड बाय कर दिया। लेकिन अगर स्लोप भी देखो तो मेरे पास इसका स्लोप आ रहा है -3/4, तो ये भी तो नहीं है। बात क्लियर हो गई? अच्छा फिर देखो, यहां पर देखा तो स्लोप की वैल्यू आ रही है -4 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू 4/3। डी ऑप्शन में देखा तो भी 4/3, इन दोनों में से कोई है। अब ये सिलेक्ट करना है इन दोनों में से कौन है। तो पॉइंट को बुला लो, आ जाओ भाई, अब तुम हमारी मदद करो। स्लोप ने 2 को कैंसिल कर दिया है, 2 को अपने पास रखा है, अब पॉइंट ने मदद करनी है। हम लोग जाकर एक्स एंड वाई को रिप्लेस कर देंगे। देखें यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, 4 × 1, नेक्स्ट क्या है -3 × वाई की वैल्यू जो भी पॉइंट हो आपने वो पुट कर दिया, +5। इससे पूछो द आंसर इज, इसने कहा 6, जबकि यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, मैंने क्या किया था, 1 कर दो, 2, यहां पे क्या है, 0। गुड बाय एंड वेलकम। अच्छा अब क्या डिफरेंस दोनों में क्या था, +1 की जगह पे ये वेरीफाई कर लो, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल, गले लगाओ भाई इसे, 2 नंबर आपके हुए। क्या मुझे याद करने की जरूरत है कि पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती है? मेरा क्वेश्चन क्या गलत है? यही काम आपने उधर का। ऑलराइट, अगर सपोज कि यहां पे होता परपेंडिकुलर लाइन, सपोज होता परपेंडिकुलर, तो फिर सी और डी कैंसिल हो चुके थे, ए को वैसे ही कैंसिल कर दिया के होने की वजह से। सॉरी, पैरेलल होता तो मुझे स्लोप चाहिए था -3/4, वो कहां मिल रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, देखिए ये आ रहा था +4 एंड -7, गलत नहीं हो रहा, 3x + 4y + 4y -7 इज इक्वल टू, तो अगर यहां पे परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल होता तो ये मेरा करेक्ट आंसर था, ऑप्शन। ऑल राइट, अब आपने ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट बेटा आपके पास देखिए, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, देखें आप लोग जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इक्वेशन में जाते हैं, देखें अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो कांस्टेंट कहां पे है, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कांस्टेंट कहां पे है। आप लोगों ने कैलकुलेटर के फॉर्मेट को फॉलो करना है। अब यहां पर कांस्टेंट पुट करते हुए बेटा आप लोगों ने -5 एंड -2 नहीं पुट कर देना, आपने इसको रीअरेंज करना है, और ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह, +5 और +2 जाके पुट करना, यहां से आपको मिल जाएगा पॉइंट। इस इक्वेशन से आप लोगों ने फाइंड करना है स्लोप, स्लोप और फिर कौन सी लाइन है बताएं, इसके स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2/3। तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो मैंने जाके यूज करना है वो क्या आएगा, अच्छा वेरीफाई किया, -3/2 है, ये भी -3/2 है, ये गलत हो गए। अब देखिए ये वो चीजें हैं बेटा, देखो अभी तक कैलकुलेटर भी नहीं उठाया, लेकिन 2 ऑप्शन भी गलत कर चुका हूं, अब 2 के बारे में मैंने सोचना है। अब इन दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा, 2, 3, कैलकुलेटर पे ऐसी ग्रिप हो, इसके साथ ऐसी दोस्ती हो कि इस जैसा साथ आपका किसी ने नहीं देना। आपके बड़े बड़े दोस्त वहां पर आपका साथ छोड़ जाएंगे, इवन कि हमने भी नहीं होना उधर, लेकिन ये आपका साथ नहीं पाएगा। 1 एंड 1, अच्छा
अब इन दोनों में से 1 1 पुट कर देते हैं। अच्छा वैसे ये देखो 3 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 5, तो प्लस 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 इज नॉट इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर है। कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 1 मिनट। 50 MCQs हैं, 50 मिनट्स में खत्म, 1 घंटा भी नहीं लगा और आपका पेपर था। अच्छा यार डबल कर लो, 100 मिनट्स, आपके पास 120 है, 20 मिनट्स प्रॉफिट। जाओ पहले टाइम दे दो, टाइम पे पहुंच जाओ। लेकिन पेपर सॉल्व करने के बाद हाँ ट्रैफिक भी तो हो सकता है ना, लेट नहीं होना, पता चले भाई किसी और को टाइम मिल गया है। अच्छा अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अब बेटा इसका अगर प्रॉपर मेथड की बात करें ना, तो इसका प्रॉपर मेथड है कि पहले इनका स्लोप फाइंड करो, दोनों में से कोई एक पॉइंट पिक करो और उसको जाके अप्लाई कर दो पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर। ना करना, अगर आपने भी ऐसा करना है तो फिर मुझसे पढ़ने का फायदा कोई फायदा नहीं है, फिर मुझसे पढ़ने का। पॉइंट उठाओ, इक्वेशन में पुट करो, और जहां पे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल है करेक्ट आंसर है। लेकिन दोनों। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मेरा फर्स्ट पॉइंट आया -3। अच्छा पहले जो पॉइंट आपने पुट करना है ना, कोशिश करना कि आप ये पॉजिटिव वैल्यूज को देखते हैं, नेगेटिव बाद में बुला लेंगे, पहले बी पॉजिटिव। तो वो कौन कौन है, 4 और 1। अच्छा ये देखो मैंने यहाँ पे 4 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, 4 × 3 12, -5 = 7। ये मैच कर गया है, ऐसे ही है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, ये ऐड करूं तो भाई 6 नहीं बन, और सॉरी 9 नहीं बन रहा, इसको बाय बाय बोलो। अब हालांकि दूसरे से नहीं पूछा, पहले ने रिजेक्ट कर दिया, तो जब अब्बा ने मना कर दिया है तो अम्मी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब्बे की तरफ से रजामंदी हो तो अम्मी को भी मना लो, राइट, फिर उनसे भी पूछ लो, अगर दोनों की रजामंदी हो तो टिक करो भाई। ओके। अच्छा नेक्स्ट देखो, कहता है y की वैल्यू अगर मैं यहां पे 1 पुट करूं तो 4 + 1 = 5 होता है। नहीं, यहां पर देखो x की वैल्यू मेरे पास है 4, -2 × 1 = 2। देखो यार 4 और 1 ने मुझे बता दिया कि 3 गलत हैं, टोटल ऑप्शन ही 4 थे। भाई गले लगाओ इसको, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब फर्स्ट पॉइंट भी पुट कर लो ना, तब भी आंसर सही। अब आप बताओ, क्या मुझे कोई नॉलेज चाहिए? मुझे सिर्फ स्मार्ट वर्किंग चाहिए कि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और कोई गलत करके आप दिखा दें मुझे। ऑलराइट, ये मेथड है आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने के। हर चैप्टर ऐसे ही हो जाता है, और हर चैप्टर पे आपने सिर्फ यही टेक्निक्स मुझसे सीख के जानी है। लेकिन बेटा मुझे आती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या आपको आती है उसका पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करो, और जब आप आज के दिन प्रैक्टिस ही इसी तरह से करो। तो अब चाहे जो भी आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, आपने ऐसे ही सोचना है चीजों को, आपने प्रॉपर नहीं सोचना। आपने ये देखना है कि भाई इन ऑप्शंस में से भाई मैक्सिमम ये 4 ही ऑप्शन है ना, इन्हीं में से एक को टिक करना है ना, तो किसको करो, आपका फोकस उस पे होना चाहिए। क्लियर? बेटा ये बाकी जो आपके पास है, फाइंड द लीनियर इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो अब एक पॉइंट जी है, एक पॉइंट ओरिजिन, 0 और 0। तो बेटा यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे 0 पुट करूं तो क्या इक्वल होंगे? यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 पुट करूं क्या इक्वल होंगे? मैंने आपसे कहा था ये बात आपको समझ आई है? 0 और 0 पुट किया तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही, ए और बी को कैंसिल किया, नन ऑफ दिस, मैंने कहा वैसे ही नहीं होता, 0 और 0 पुट करो, फिर इससे पूछो y की वैल्यू, ये x की वैल्यू है 12, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू, ये देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। दिखने में मुश्किल क्वेश्चन था, और आप अगर सॉल्व करते आप 10 मिनट्स लगा देते। यही वजह होती है कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता भाई। एक क्वेश्चन को मैक्सिमम, यार अब देखो मैंने कितना टाइम दिखाया होगा, मैक्सिमम 15 सेकेंड, बस यही काम आपने करना है। हालांकि आपके पास 120 सेकेंड से भी ज्यादा का टाइम मौजूद है। अच्छा बेटा नेक्स्ट अब देखो, ये भी देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्या कमाल का क्वेश्चन आया है। कहता है वाई एक्स इज एट 4 एंड एक्स एक्स इज एट, मींस दैट, कहता है वाई इंटरसेप्ट मेरे पास 4 है और एक्स इंटरसेप्ट 8 है।
कहता है इक्वेशन बताओ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सॉल्यूशन की तरफ देखा तो y एक्सिस एट 4 से मुराद है कि x की वैल्यू को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू, x की वैल्यू को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 4 आ गई है। क्या आपको ये बात समझ आई? इसी तरह यहां पर अगर x की वैल्यू को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 8 आ रही है, ये नहीं बनेगा। x की वैल्यू को 0 पुट करूं तो यहां पर भी इक्वेशन मैच कर रही है, y की वैल्यू 4 आ रही है। यहाँ x को 0 पुट करूं, y की वैल्यू 12, गलत हो गया। अब इन दोनों से पूछना है कि अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू, यहाँ पे y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू, x की वैल्यू -8 है। ये आंसर आ गया। ऑलराइट, बज़ाहिर इसके ऊपर आप लोगों ने जहाँ के अप्लाई करना थी इंटरसेप्ट फॉर्म, कभी भी ना करना इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, इसका दूसरा मेथड है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट गिवन हो तो स्लोप फाइंड हो सकता है। अच्छा, स्लोप की वैल्यू क्या, -y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट एंड द आंसर इज -0 पॉइंट, ऐसा ही है। और अगर इक्वेशन आप पूछ लिया है तो y इज इक्वल टू -0.5 x प्लस y इंटरसेप्ट, और वो गिवन है। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? इक्वेशन बन गई है हमारी। अच्छा, क्या मैं -0.5 को 1/2 लिख लूं? कोई एतराज? अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y इज इक्वल टू -x प्लस 4 इंटू 2 8, तो ये 2 पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होता है। बस यहीं पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि इस कांस्टेंट को नहीं मल्टीप्लाई करते। अब इसको जरा रीअरेंज करें तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू ये ऑप्शन। गॉट इट? अच्छा बेटा, ये 16 17 इनको आप लोगों ने ज़रा खुद से जाके ट्राई करना है, और इंशाल्लाह फिर कल हम लोग देख लेंगे। अब जैसे आपके पास यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं तो आप देखें ये फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, सॉरी ये आप लोगों के पास कॉस्ट गिवन है, यहाँ पर ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई है और ये टोटल कॉस्ट है। तो बेटा कॉस्ट इक्वेशन अगर हमसे पूछी जाए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास कॉस्ट इक्वेशन कहलाती है। इसमें y से मुराद होता है टोटल कॉस्ट, m से मुराद होता है वेरिएबल कॉस्ट, x से मुराद होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, और c से मुराद होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ऑलराइट, मतलब अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, और अगर ये कॉस्ट वाले कॉस्ट बिहेवियर में आ गई है तो ये कॉस्ट इक्वेशन है, तो इसके नेम चेंज हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत सिंपल सा था कि y की जगह पे आ जाता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू m 5.6 इंटू x, ये 5.6 वेरिएबल कॉस्ट m को रिप्लेस करेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बताने हैं वो x हैं, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट उसने बता दी 188,000। तो यहां से जाके सिंपली बस कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज आपने पुट कर देनी है। 356,000 इज इक्वल टू 5.6 x प्लस 188,000, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू 30,000, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? फिर देखें ब्रेक इवन पॉइंट आया। अब ब्रेक इवन पॉइंट के लिए देखें सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो सिंपल सा था, 5,000 फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1250, ये क्वेश्चन सॉल्व। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। कोई मैंने रेवेन्यू नहीं बनाया, कोई मैंने कॉस्ट फंक्शन नहीं बनाया, कोई प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और हमेशा ऐसे ही करना। अब बाकी क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने जरा प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 ही करना, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 2 और साथ में मैथमेटिकल प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो आपने उन चीजों को सिर्फ एक नजर देख कर आना है, तो आपको पता हो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो 2 सिर्फ इक्वेशन से रेलिवेंट है, वो मैंने उसमें समझाने वाली ऐसे कोई बात नहीं है, ये बताने वाली बात है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो पढ़ने वाला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन है ना चैप्टर नंबर 3, वो हम लोग करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।